आपके साथ है। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आप खैरियत से हैं? अच्छा जी, जो आज हम जिस इस एपिसोड में जो चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एक ट्रेडमार्क का लॉ। ट्रेडमार्क का लॉ जो है वो रिलेट करता है दरअसल आईपीओ से। आईपीओ कहते हैं जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान IPO.gov.pk.org सॉरी जो है जो इसको रेगुलेट करता है। आईपीओ का जो है वेबसाइट से आप अपना ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और दीगर चीज़ें रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा जी, जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में, उसमें दूसरा हिस्सा है हमारा अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग हमने जो डाली है वो डाली है हमारे उन दोस्तों के लिए जो टैक्स की प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं। शायद बेसिक तौर पर उन्होंने अकाउंटिंग कहीं ना कहीं आई.कॉम में, बी.कॉम में, बीबीए में, एमबीए में कहीं बेसिक अकाउंटिंग टच की है, लेकिन अब चूंकि एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका उनके पास नहीं है और दूसरा कुछ प्रैक्टिस से वो आउट भी रहे हैं अकाउंटिंग की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके जो हैं वो आउटडेटेड है। इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें टैक्स की रिटर्न्स की फाइलिंग की सूरत में नज़र आता है कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लॉज हैं। जब आप रिटर्न की फाइलिंग करते हुए फैक्ट्स को गलत तरीके से एक दफ़ा डिस्प्ले कर देते हैं, तो उसके बाद जब रिटर्न क्लोज हो जाती है तो एक सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका ऑर्डर पास कर देता है। हमारे यहाँ जो टैक्स के जितने भी इदारे के अफराद हैं उनके पास वर्कलोड काम करने का इतना ज़्यादा है बकौल इदारे के अफराद के, कि एक रिटर्न को चेक करने के लिए, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब उसकी बारी आती है तो उसको 3 से 4 साल गुजर चुके होते हैं। तो वो फैक्ट नज़रअंदाज हो चुके होते हैं जो गलत तरीके से रिपोर्ट हो चुके होते हैं जिस साल में रिटर्न भरी जाती है। इस सारी प्रैक्टिस का जो हम इन एपिसोड्स की मदद से आपके साथ कर रहे हैं, बेसिक मकसद आपको टैक्स के कवानीन के साथ रोशनास करवाना भी है, नंबर 2 अकाउंटिंग के कवानीन के साथ रोशनास करवाना भी है, नंबर 3 ट्रेडमार्क कॉपीराइट के कवानीन से रोशनास करवाना भी है। मेरी ख्वाहिश है कि हम भी और आप भी, हम सब एज अ लेमैन कानून को भी जानें, इस फील्ड की अवेयरनेस लेमैन की हद तक, आम आदमी की हद तक भी पहुँचे। और जो इम्पॉर्टेंट तरीन बात है कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो वो इतना अवेयर्ड हो, इतना अच्छी तरह से चीज़ों को समझता हो कि वो मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन डाटा इतना अच्छा कलेक्ट करके, समराइज़ करके, अरेंज करके लेकर आए कि आपको काम आसान लगे करने में। बहा दफ़ा तो जब क्लाइंट डाटा देता ही नहीं है तो रिटर्न तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। और जब इसी तरीके से जब मैं ट्रेडमार्क की बात करता हूँ, जब ट्रेडमार्क के अंदर हमें फ़र्क ही नहीं पता कि हम कंपनी का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ये समझते हैं कि शायद हमारी कंपनी की जो नेम है वो महफूज हो गया, अब हमारा ब्रांड महफूज हो गया, अब हमारे ब्रांड को कोई कॉपी नहीं कर सकता। हालांकि ये देखिए, ये जो मेरी कंपनी का ब्रांड है, जिस कंपनी से मैं काम करता हूँ, फिनजिनी कंसल्टिंग, ये ब्रांड है, जबकि मेरी कंपनी का नाम SECP में अगर रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो दूसरी उस नाम की कंपनी नहीं खुल सकती। लेकिन कोई इस ब्रांड से अगर मैं इसको रजिस्टर नहीं करवाता या मैं इसके हकूक़ महफूज नहीं करता अपने, तो मैं उसके खिलाफ चाराजोई नहीं कर सकूँगा, हकूक़ तो मेरे पास रहेंगे। तो ये ब्रांड है, जिस तरह से बाटा एक कंपनी है और उसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये बात को समझना, क्लाइंट्स तक पहुंचाना, ये हमारी वीडियो सीरीज़ का काम है। अच्छा जी, आए अब हम चलते हैं सीधे ही काम के मुद्दे की तरफ और समझते हैं कि जनाब हमारे पास आज के ट्रेडमार्क के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। आज इस लेक्चर में हम ट्रेडमार्क से मुतल्लिक क्या जानेंगे, किस ऑर्डिनेंस के तहत ये होता है
अब मेरा ख़्याल में ये मेरी तस्वीर जानना देखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि अब हम सीधा कंटेंट को देखें। तो मैं ये तस्वीर अपनी ऑफ किए देता हूँ। लीजिए, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, ये ऑर्डिनेंस आया था जी 2001 में। इसके बारे में हम काफ़ी तफसील में आगे चल के जानेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में समझेंगे ये कब आया। माजरत, इससे पहले कौन सा ऑर्डिनेंस था या एक्ट था। एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है, अगर ये भी नहीं मालूम तो काइंडली कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको एक्ट और ऑर्डिनेंस में फ़र्क समझा दूँ। अच्छा जी, फिर ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस किस चीज़ को महफूज करता है ये हम जानेंगे। ट्रेडमार्क में और कॉपीराइट में असल में किस हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आपको दिया जा रहा है, इसकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि दूसरी चीज़ों से मुख्तलिफ कैसे है। और 2001 से पहले इसकी नौइयत क्या थी, इसमें किस किस्म के राइट्स एक ट्रेडमार्क के मालिक को दिए जाते थे, और अब इसको किस तरह से समझा जाएगा कि अब एक जो है वो इस तरह के मार्के के मालिक के पास किस किस्म के हकूक़ हैं। ये बहस हमारे ज़ेर बहस इस शायद लेक्चर में पूरी तरह से ना आए, शायद अगले लेक्चर में चली जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक इस लेक्चर में आ जाएगी। आए जी, अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये ऑर्डिनेंस जो है वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस कहलाएगा जी। ये अच्छा, इसका जो मेरा लेक्चर बनाने का तरीकाकार है वो मैंने दरअसल ऑर्डिनेंस की बेस पर ही बनाया है। मैंने इधर उधर से मवाद या अपना लेक्चर बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने बेतहाशा ऑर्डिनेंस को बनाया है और उसके साथ उर्दू ऐड की है, ताकि मेरे वो वकला दोस्त जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो अवामुन्नास है, जो जो बिल्कुल ले मैन आदमी है, जो कि आम तरीके से समझना चाहता है कि कानून में है क्या लिखा हुआ, वो इसको समझ सके। चलें देखते हैं जिसको क्या है। अच्छा जी, पहला है जी, ये ऑर्डिनेंस का एक कहलाएगा क्या, कानून खुद कहता है इस बारे में कि ये ऑर्डिनेंस कहलाएगा ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, और इसका जो होगा इतलाक वो पूरे पाकिस्तान पर होगा। अच्छा, अब यहाँ एक समझ लीजिए, होल ऑफ पाकिस्तान पर इतलाक क्यों कह रहा है और इससे क्या मतलब है। इसको समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को समझना होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपना इल्म पूरा रखें तो आपको समझ आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको साफ साफ बताता है कि पाकिस्तान से मुराद क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखिए, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी, पहला आर्टिकल बताता है जी, द फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान, हेयर इज रेफर टू एज पाकिस्तान। इसका ये सेकंड, ये क्या कहता है जनाब, टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शिल कंप्राइज प्रोविंसेस, कौन कौन से, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जिसको हम अब फेडरल कैपिटल कहेंगे, या फिर ऐसी स्टेट्स एंड टेरिटरीज जिसको पाकिस्तान ने अपने अंदर जम कर लिया। अच्छा जी, अब हम समझते हैं कि कुछ पिछले दिनों में, अगर आपको पता लगा होगा, 2018 के अंदर हमने देखा था जी, वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी वो टेरिटरीज़, जो प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज जिनको फाटा पाटा कहते हैं, वो उनको जम कर दिया गया है जी। तो वो भी आप देख लें, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो आर्टिकल है जी हमारा 245 है मेरा ख्याल में। टू 244, 245, 246, ये है जी ट्राइबल एरियाज। 246 है जी, 246, आर्टिकल नंबर 246 क्या कहते हैं, ये है जी आर्टिकल नंबर 246। ट्राइबल एरिया को ये डिफ़ाइन करता है। पहले तो ट्राइबल एरियाज़ को बताता है जी कि जो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इर्द गिर्द हैं, या फिर वो कहता है जी पुरानी जो थी वो क्या थी, अम्ब थी, चित्राल था, दीर है, सवात है। ठीक हो गया जी। अब वो आगे क्या कहता है जनाब अली, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज और
फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। फिर वो नीचे जाकर बताता है कि ये देखें जी 2018 में 25th अमेंडमेंट के तहत बी पैराग्राफ, यानी कि ये जिसमें चित्राल, दीर, स्वात विच इंक्लूड कालाम, ये सारी की सारी, ये कोहिस्तान, मालाकान, ये सब कुछ सारा मिलाकर ये किधर शामिल कर दिया गया है जनाब, ये खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया गया। और बी का 2 किधर शामिल कर दिया गया, बलोचिस्तान में शामिल कर दिया गया। और सी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया गया। ये सारे के सारे एरियाज खैबर पख्तूनख्वा में चले गए, जिसमें पेशावर डिस्ट्रिक्ट, कोहाट डिस्ट्रिक्ट, बनू डिस्ट्रिक्ट, इसके सारे इर्द गिर्द जितने भी थे वो अब चले गए KPK में। और ये चला गया जी हमारा बलूचिस्तान में, और ये सारा हमारा KPK में चला गया। इसके बावजूद भी हमारे पास 2 एरियाज ऐसे बच गए जिनको हम मेजरली कहेंगे कि ये अभी तक आज़ाद हैं। आज़ाद क्यों हैं उसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 257 कहता है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। वो कहता है कि जनाब जब जम्मू और कश्मीर के लोग फैसला करेंगे तब हम इनको शामिल कर लेंगे। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर है वो लोग आज़ाद हैं। 1 नंबर 2 ये गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी आज़ाद हैं, तो वो अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक शुदा इलाके हैं लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ गई है तो आप यहाँ होल ऑफ पाकिस्तान को अब समझ जाएंगे कि अब आप कहेंगे कि ये चारों सूबे हैं, साथ में हमारा फेडरल कैपिटल है, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और प्लस हमारा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ मुल्क के हिस्सा शामिल नहीं होगा। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक भी इस पर नहीं होगा। अच्छा जी, वो कहते हैं जी ये सेक्शन और 132 फौरन नाफिजुल अमल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। और फिर क्या होगा जनाब आली, और ऑर्डिनेंस कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, बकाया ऑर्डिनेंस जो होगा ना वो उसने कहा जी हम आपको उसकी डेट दे देंगे। अच्छा, ये नाफिजुल अमल की डेट से क्या फ़र्क पड़ता है ये आगे चल के हमारी काफ़ी डिस्कशन इस पर होगी। आए अब इसका थोड़ा सा ना ज़रा हम तारुफ लेते हैं कि ये दरअसल ऑर्डिनेंस है क्या, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस बना कैसे। मेरे ख्याल में अब हम थोड़ी सी रूबरू गुफ्तगू कर लें। जी जनाब, हुआ ये कि ये एक हुई थी ट्रिप्स कन्वेंशन हुई जी, और ये हुई थी हमारी ये पूरी दुनिया के अंदर एक बिज़नेस कन्वेंशन हुई और उसके अंदर एक मुआहिदा तय पाया। मैं माजरत चाहता हूँ जी। और इसके तहत हमें ये कहा गया, पूरी दुनिया ने इस बात पर एग्री किया कि जनाब अली हम अपने बिज़नेस के जो लॉज हैं उसमें तब्दीली करेंगे और उनको इम्प्रूव करेंगे, और तमाम बिजनेसेस को जो पूरी दुनिया में हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये उसकी एक समरी है, मुख्तसर सी समरी, बिल्कुल छोटी सी, अगर आपको ट्रिप्स समझना है तो। ये ट्रिप्स आया पाकिस्तान में, और जब हमने भी इस माहदे की हिस्सेदारी हासिल की तो फिर उसकी वजह से हमने क्या किया, पाकिस्तान ने ट्रिप्स के तहत अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने गुज़िश्ता जितने भी ताबेदाराना को कहते होते हैं जनाब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, इंटेलेक्चुअल की जितने भी कानून थे जिसके अंदर कॉपीराइट आता है जी, ट्रेडमार्क आता है जी, पेटेंट का लॉ आता है, इस सारे के सारे, या डिज़ाइन का लॉ आता है, इस सारे के सारे कानून को तब्दील किया और पुराने लॉज को ख़त्म किया। क्या किया जी, पेटेंट डिज़ाइन एक्ट 1911, ट्रेडमार्क एक्ट 1940 को ख़त्म किया, और इन्हें जदीद कानूनी साजी के तहत पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000, रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 है ये गलत हो गया जी, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 है में बेतरतीब तब्दील किया है। तो ये तब्दील कर लिया, ये पहला काम हमने किया। अब इसको तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई वो आगे चल के पढ़ते हैं। क्योंकि ये ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस
की बुनियाद हैं, इसलिए इसके अहकाम को अच्छा जब वो ट्रिप्स कन्वेंशन के अंदर हमने जब ये तय कर लिया कि पूरी दुनिया में कहीं भी, अब आप समझें एक एग्जांपल को समझ लें कि अब हमने वहाँ से सारे ममालिक जो उसका हिस्सा हैं उसके तहत एक पोर्टल बनाकर जब हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये मैंने उसकी एक पिक्चर भी ऊपर लगा दी, ये इस तरह से वो कन्वेंशन हुई थी उसकी पिक्चर भी मैंने लगा दी। अच्छा, ये ट्रिप्स कन्वेंशन के अंदर जब हमारे साथ ये माहदे, हम उस माहदे का पार्ट बन गए, तो फिर हमने इंटरनेशनल ट्रेडमार्क्स भी रजिस्टर करने शुरू कर दिए, पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेडमार्क। यानी कि मैंने अगर यहाँ एक चीज़ बनाई है और उसकी एक साख है जो कि पाकिस्तान में है, वो चीज़ अगर मैं जाकर अमेरिका में बेचना चाहता हूँ तो मैं उसकी हिफाजत पाकिस्तान में बैठे बैठे भी अमेरिका में कर सकता हूँ। सो हमें ये फ़ायदे होने लगे। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन कवानीन में भी तब्दीली की ज़रूरत थी। सो हमने इस तरह से तब्दीली की। अगर ट्रेडमार्क एक्ट 1940 और जो 2021 वाला है ना, अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमें एक ज़बरदस्त बात जो समझ में आती है ना, कि जो बाद में आया है उसके अंदर आपको साफ साफ नज़र आएगा कि जो ट्रिप्स के कवानीन हैं जो कि पेरिस में कन्वेंशन हुई थी ट्रिप्स की, वो सारी की सारी उसकी बेस के ऊपर तब्दीलियाँ की हुई हैं, और कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हमने इसके अंदर तब्दीली की है। और इस तब्दीली की वजह से जो पिछले फैसले भी हुए हैं ट्रेडमार्क के, कॉपीराइट्स के, तो वो सारे के सारे तब्दील होकर अब नए कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। पहले शायद ऐसा हो कि जो पुराना लॉ था ट्रेडमार्क एक्ट 1940, उसके मुताबिक 2001 तक के फैसलों में ये इजाज़त हो कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है वो उसी नाम से कहीं अमेरिका में किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अब हम पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स का पार्ट हैं, अब हम इससे गुरेज करेंगे, क्योंकि अब हमने अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को हमने इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाना है, और इंटरनेशनल मार्केट के लोगों को पाकिस्तान में आकर बिजनेस करने में आसानियां देनी है। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आ गई होगी। यही बात हम इसी में चाहते हैं जी, यही बात आगे चल के एक केस की सूरत में भी समझ में आ जाती है। अब हम समझते हैं जनाब अली स्कोप के, स्कोप का जो सेक्शन होता है वो आपको हमेशा हदूद अरबा बताता है। ट्रेडमार्क का स्कोप क्या है? ट्रेडमार्क इज अ प्रॉपर्टी एंड द राइट इन इट इज ओनरशिप। हालांकि देखें, ये मेरा एक सिर्फ डिज़ाइन है, आपने कोई किताब लिखी है तो वो एक किताब के अंदर जितने भी आपके अल्फाज हैं, जो आपकी लिखाई है, जो आपने काम किया है, वो इंक से, पेन से हुआ है, लेकिन आपका तख्लीकी काम है। वो तख्लीकी काम आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जायदाद है, आपकी मलकियत है। और ये कानून कहता है कि जनाब अली ये आपकी क्योंकि मलकियत है और ये एक किस्म का असासा है, तो इसमें आपका हक मलकियत भी है, तो इसमें आपकी ओनरशिप भी है। तो ये पहला आपको हक देता है प्रॉपर्टी का, दूसरा हक आपको देता है मलकियत का। अगर ये प्रॉपर्टी का हक ना दे तो फिर आपको मलकियत का हक नहीं देगा। और फिर ये इस बात को भी कहता है ये जो प्रॉपर्टी है ये इनकॉर्पल है, ये गैर मादी है, ये आप इसको कहें इनटेंजिबल है, इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। और ये इनकॉर्पल की मीनिंग में भी बहुत वसी मायनी है, आप इसको भी समझ सकते हैं। सो द राइट इन द ट्रेडमार्क एग्जिस्टेड इवन प्रायर टू द एक्ट। ये लाइन बहुत खूबसूरत लाइन है कानून की, जिसकी वजह से आपको ये बात पता लगती है कि जनाब अली कानून जो एक ट्रेडमार्क को, उसकी पैदाइश को मानता है, वो ये मानता है कि जब वो असल में पैदा हुआ, एक आदमी है जिसने एक मार्क बनाया और उस नाम से काम शुरू किया, दूसरे आदमी ने उस चीज़ को उठाया और कराची ले जाकर उस काम को दोबारा उस मार्के को यूज़ करना शुरू कर दिया और उसने उसको रजिस्टर करवाने की कोशिश की। चाहे पहला आदमी अनपढ़ है, उसने उसको रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया, वो उसका पैदा करने वाला है,
वो उस ट्रेडमार्क का पैदा करने वाला है। ये कानून था या नहीं था, कोई 1980 में हुआ या 1901 में हुआ, कोई भी एक्ट या कोई भी काम जो पहले हुआ वो इस एक्ट यानी कि इस कानून के पैदा होने से पहले भी वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी और उसके राइट्स भी एग्जिस्ट करते थे। जब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी उसके राइट भी एग्जिस्ट करते थे, और वो जब उसके राइट एग्जिस्ट करते थे तो वो राइट्स भी आप ही के पास थे। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इस कानून के तहत वो राइट्स आपको देने हैं। अब हम इस स्कोप को ज़रा अंग्रेज़ी में पढ़ लेते हैं, फिर उर्दू में आपके साथ लिखा हुआ है कि वो आप उसको पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, आप ये नोट मुझसे हासिल कर सकते हैं। ट्रेडमार्क इज़ अ प्रॉपर्टी एंड द राइट इन इट इज़ एन ओनरशिप, द प्रॉपर्टी बीइंग इनकॉर्पोरेबल, फुल स्टॉप। The right in the trademark existed even prior to the act, and it was a property, and right in it remain protected admits of no serious doubt। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि भाई पहले से उसके अंदर हकूक मौजूद थे आपके। ट्रेडमार्क हैज़ बीन ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी एंड राइट इन इट एज ओनरशिप, द प्रॉपर्टी बीइंग इन कॉर्पोरेट। तो उसने इसी बात को रिपीट कर दिया यहाँ पे एंड पे। तो ये अब आप स्कोप को समझ जाइए। ये हम यहाँ से यहाँ तक बात को समझ गए। अच्छा जी, ट्रेडमार्क एक किस्म की मलकियत है, इसमें हक मलकियत है। ये मलकियत गैर मादी है। ट्रेडमार्क एक्ट से पहले भी इस हक की मौजूदगी है, इसे मलकियत तस्लीम करना और इसमें अपने हकूक की हिफाजत को संजीदा शक नहीं है। ट्रेडमार्क को हमेशा से एक किस्म की मलकियत तस्लीम किया जाता रहा है। इसमें हक की मलकियत है, ये मलकियत गैर मादी है। तो ये है इसका टोटल स्कोप। मेरे ख्याल में यहाँ तक अगर आप बात समझ गए हैं तो हमें आगे चलना आसान हो जाएगा। अब हम चले जाते हैं अपने अकाउंटिंग वाली साइड पर। जी लीजिए, बेसिक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग फॉर द टैक्स कंसल्टेंट्स। एन अकाउंटेंट इज एन अल्टीमेट वॉच डॉग। जी, पाकिस्तान में तो कुत्ते का नज़रिया, हमारे यहाँ कुछ और है, लेकिन जिस जगह का मुहावरा है ये वॉच डॉग जो है वो हिफाजत करने वाले जो है वो शख्सियत को ज़ाहिर किया जाता है। मतलब जो नज़र रखता है तमाम चीज़ों पर, हर चीज़ का निशानदेही करता है कि जो किसी चीज़ को गलती हो, जहाँ कहीं गलती हो, कहीं कोई कोताही हो जाए। तो एक बुक कीपर का काम है किताबें लिखना, खाते तैयार करना, किताबों की तैयारी करना, किताबकारी करना। जबकि टैक्स कंसल्टेंट जो है वो उन्हीं खातों को टैक्स के कामों के हिसाब से, कानून के हिसाब से तैयार करता है। और तो उसको किताबकारी का हुनर भी कम अज़ कम पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। और इस किताबकारी के हुनर को लिखने के लिए जो इल्म आपके पास होना चाहिए उसको अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा जी, सो हमारी जो बेसिक 3 हिस्से हैं हमारे इस कोर्स के, जो हमारे इस इल्म के हैं, वो है टैक्स तैयार करने के लिए 3 महारतों की ज़रूरत जो है वो हमें है। बुक कीपिंग यानी कि खातादारी, किताबकारी, अकाउंटिंग और टैक्स के कवानीन। टैक्स के कवानीन हमें हमारी टैक्स की किताबों से मिलते हैं। कुछ कवानीन हमें रिलाय करना पड़ेगा हमारे जो बिल्कुल उमूमी कवानीन हैं उन पर, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वो हमें रिलाय करना पड़ेगा जब हमारा लिटिगेशन का हिस्सा होगा। सो वो बिल्कुल वकालत का हिस्सा है। हम अभी बात कर रहे हैं फाइलिंग की। सो इस जो एपिसोड का ताल्लुक़ है या इस लेक्चर सीरीज़ का जो ताल्लुक़ है, ये आपकी फाइलिंग की, ये फाइल हुई हुई रिटर्न की कैलकुलेशन को समझने में जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए वो उसके ज़हन साजी के लिए है। चलिए जी, हम अब अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। तो फ़र्क समझते हैं जी सबसे पहले कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में फ़र्क क्या होता है। मैं पहले भी आम ज़बान में बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग वो टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम किताबों को लिखते हैं। आम किताबें लिखने में और हिसाब किताब की किताबें लिखने में थोड़ा सा इल्मी फ़र्क है।
वो इल्मी नहीं है, इल्मी से ज़्यादा तकनीकी है, टेक्निकल है। अकाउंटिंग को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जब हम बुक कीपिंग पे जाएंगे तो वो बिल्कुल बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम, ये है एक आर्ट है, ये एक तरीक़ाकार है, ये एक प्रोसेस है। किसका? रिकॉर्ड करने का। किसको? जो आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है उसकी नेचर को समझकर, इंटरप्रेट करके उसको आपने क्या करना है? क्लासिफाई करना है और समराइज करना है, और फिर आपने उसको रिकॉर्ड कर देना है। इसको कहते हैं अकाउंटिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। ये देखें जी, ये है एक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मैंने इसको ज़रा उल्टा करके जो आपको समझाया है कि सबसे पहले जब आपके सामने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है, आप उसके बारे में सोचते हैं कि ये किस किस्म की नेचर है, क्या है ये। आप उसके बारे में समझने के लिए आप उसको, फिर जब आपको समझ जाते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है क्या ये कैश की है, कि कैश गया है या आया है, कोई असासा ख़रीदा गया है या बेचा गया है, कोई ज़िम्मेदारी अदा की गई है या ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, किसी से उधार ले लिया गया है। ये काम आप अपना क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद फिर आप उसकी समरी बनाते हैं, छोटी सी समराइज़ बनाते हैं। समराइज़ बनाकर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप फिर क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं। ये प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है। अच्छा, जब ये रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर आप उसकी क्लासिफिकेशन कर चुके होते हैं, समरियाँ उसकी पहले तैयार हो चुकी हुई हैं, तो अब आपने उसको क्या करना है? आप फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं किसकी? जो इनसे रिजल्ट निकल रहे होते हैं उनकी। देयर आर टू काइंड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो तरह से होती है, या यूं कहना चाहिए दो लोगों के लिए होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर फर्द के लिए की जाती है, ये आम अकाउंटिंग का नाम है, ठीक है जी। एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, ये मैनेजेरियल अकाउंटिंग इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही का एक पार्ट है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग को मैनेजर के तौर पर करते हैं और मालिक के लिए वो सारे खाते तैयार करके उसको दिखाते हैं कि असल में डिटेल में एक बिज़नेस में या एक फ़र्द के कामों में चल क्या रहा है, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में चल क्या रहा है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अकाउंटिंग जो है वो तारीख़ लिखने का एक काम है। आप इसमें हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं, जो होता जाता है वो लिखते जाते हैं, जो पहले होता है वो पहले लिखते हैं, फिर जो वो हुआ बाद में होता है वो बाद में लिखते हैं। अकाउंटिंग माली तबीयत के मामलात को रिकॉर्ड करने, दर्जाबंदी करने, खुलासा बनाने और इसके नताइज की तशरीह करने का अमल है। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं बुक कीपिंग की तरफ। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इस अकाउंटिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करके, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग के कोई रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जिसमें ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को हम लिखते हैं। अच्छा जी, जिनको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं बुक्स ऑफ एंट्री। जिसमें एंट्री की जाएगी उनकी बुक्स होती हैं। और ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज्ड। फिर ये तमाम ट्रांजैक्शन को पहले हम क्या करते हैं? एनालाइज इनटू डिफरेंट टाइप्स। उनकी हम डिफरेंट टाइप्स बना देते हैं। मैंने अभी करके दिखाया, कैश, बैंक, डेबिट, क्रेडिट, ये हम सारी ट्रांजैक्शन की टाइप्स बना लेते हैं। एंड आर देन रिकॉर्डेड इन अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। फिर हम उसको इंडिविजुअल रिकॉर्ड के तौर पे एक एक करके इंडिविजुअल रिकॉर्ड के तौर पे कार्ड, अकाउंट्स, खाता जिसको हम कहते हैं, हर खाते के अंदर हम उसको चढ़ा देते हैं, लिख देते हैं। चढ़ाने से मतलब क्या? हम उसमें जाके उसको लिख देते हैं। देयर इज अ सेपरेट अकाउंट फॉर द ईच टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। हर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, डिफरेंट टाइप के लिए, एक ट्रांजेक्शन के लिए एक खाता होता है। और दैट इज से फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड ओनर्स इक्विटी। ये समझ लें जी क्या कहते हैं। एसेट कहते हैं जी सासे को, कोई भी घर, गाड़ी, मकान, कैश, बैंक, सारी चीज़ें सासा हैं। लाइबिलिटी क्या है जी? जिम्मेदारियाँ। कोई भी चीज़, लोन ले लें आप,
आपने किसी के पैसे देने हो या कोई चीज़ देनी हो, जिम्मेदारी है। इनकम, आपने कोई काम करके दिया हो और उसकी कमाई आनी हो, वो आपकी इनकम है। ठीक है। एक्सपेंस, खर्चा। ओनर्स कैपिटल, ये वो सरमाया है जो कारोबार में मालिक लगाता है। खातादारी किताबकारी एक इदारे की अकाउंटिंग रिकॉर्ड किताबों में माली लेन देन को रिकॉर्ड करने का अमल है। तमाम लेन देन को मुख्तलिफ इकसाम में तज्जिया किया जाता है और फिर इन्हें अकाउंट्स कहलाने वाली एक सीरीज़ के अलग अलग रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है। हर मुख्तलिफ किस्म के लेन देन, या यूँ कह सकते हैं कि हर किस्म के असासे, ज़िम्मेदारी, आमदनी, अखराजात और मालकान के कैपिटल के लिए एक अलहदा अकाउंट होता है। आगे चल के मैं आपको इसको डिटेल में एक्सेल में या कागज़ पे करके भी दिखा दूंगा, उसकी पूरी वीडियो बना दूंगा। अभी आप इसको समझ लें जी। अब एक तो हम अकाउंटिंग का पूरा साइकिल समझेंगे, बुक कीपिंग के बारे में हम एक और बात जानेंगे। पहले हम बुक कीपिंग की बात जान लेते हैं, फिर हम अकाउंटिंग का साइकिल समझते हैं। डबल एंट्री। अच्छा, जो हम बुक कीपिंग करते हैं उसमें हर लेन देन का 2 रिकॉर्डिंग करते हैं, एक रिकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि उसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई चीज़ ली जा रही है तो कोई ना कोई चीज़ दी भी जा रही है। मीज़ान हमेशा बराबर रहेगा। ये हमारा बुनियादी उसूल है बुक कीपिंग का। ये नहीं हो सकता कि कुछ आ तो रहा हो लेकिन उसके बदले कुछ जा ना रहा हो। मेहनत करके कोई काम दिया जा रहा होगा तो बदले में कमाई आ रही होगी। पैसे दिए जा रहे होंगे तो गाड़ी आ रही होगी। तो पैसों का जाना भी लिखना है और गाड़ी का आना भी लिखना है, और गाड़ी का आना भी गाड़ी की खाते में लिखना है, पैसे का जाना पैसे के खाते में लिखना है। इस तरह से लिखने को डबल एंट्री कहते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये हर, अब मैं जो लफ्ज आगे इस्तेमाल लेन देन के लिए करूंगा ना जी, उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, बैंक में आप जाते हैं वहां होती है ट्रांजैक्शन। आप कैश ले लेते हैं और अपने खाते को कम कर देते हैं। बैंक वाला आपके उधार को, बैंक वालों के पास तो आपके पैसे उधार पड़े होते हैं ना, तो बैंक वाला अपने उधार को कम कर लेता है और आपको पैसे दे देता है, तो 2 पते लिख लेता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है, ये मैंने ट्रांजैक्शन बैंक वाले से इसलिए मिलाई है आपको क्योंकि वहां से लिखा था योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल। ये आम लोगों ने सुना होगा वहां पे। टू अलाउ द मैनेजमेंट। अच्छा जी, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट आपने लिखने हैं, एक नहीं होता कभी भी। अगर एक नहीं मिल रहा तो ढूंढना है उसे। टू अलाउ द मैनेजमेंट। अच्छा, इसी तरीके से हम मीज़ान बराबर करके देखते हैं तो ये अपने आप ही बिजनेस सेट चल रहा होता है। अब हम इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डबल एंट्री है क्या? डबल एंट्री बुक कीपिंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन सिस्टम्स डिजाइन टू अलाउ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस टू मॉनिटर इज प्रोग्रेस एंड प्रोड्यूस पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। जब आप ये करेंगे तो अपने आप खाते सही बनेंगे, खाते सही बनेंगे तो अपने आप इसकी रिपोर्टें ठीक बनेंगी। कैसे बनेंगी, किस तरह बनाएंगे, अगले सवाल हैं। या बने हुए कैसे होंगे तो हम देखेंगे और समझेंगे कैसे, अगले सवाल हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मौका दिया तो ज़रूर करेंगे। एनालाइजिंग। सबसे पहला काम जब आपके पास पहुंचता है, आपने देखा जनाब आली कि एक मेरे पास पर्ची आई है जिसमें लिखा हुआ है कि मैंने मेरे जो मालिक साहब हैं फैक्ट्री के, उन्होंने एक गाड़ी ख़रीदी है 10 लाख रुपए दे के। ठीक है जी, मैंने एनालाइज़ किया जी कि 10 लाख रुपए गए हैं और गाड़ी आई। ये देखिए, मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ। फिर मैंने इसको देखा, हाँ जी ये मैं रोज़नामचे में लिख दूँ, रोज़ वाले नामचे में, वहाँ पे मैं लिख दूँगा, ये जर्नल एंट्री बना दूँ। क्या हुआ भला? कैश को लिख दिया कि चला गया, गाड़ी को लिख दिया कि आ गई। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये लिख दूँ, काम चल जाएगा। अच्छा जी, ये तो मैंने आज के रोज़नामचे में लिख दिया है,
मैंने तो इसको लिखा ही नहीं ना, मैंने लिखा इसको जाके कि जनाब मैं लिखूं कि कैश वाली किताब में जाके लिखूं कि कैश, ये कैश का मामला है, और मैं जाके लिखूं गाड़ी वाली एक अलहदा किताब बना दूं, गाड़ियों वाली किताब में या लिख दूं, फिर मैं ले जाऊंगा यहाँ से उठाकर यहाँ गाड़ियों वाली किताब में गाड़ी वाली एंट्री ले जाऊंगा, कैश वाली किताब में कैश वाली एंट्री ले जाऊंगा। जब ये यहाँ चली जाएगी तो फिर मैं इसकी समरियाँ बन गई अपने आप। अच्छा, समरी बन गई, समरी बन गई तो हुआ क्या, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने की अगर ज़रूरत पड़ी, कोई और ट्रांजेक्शन आई तो उसकी एडजस्टिंगें भी डाल दी, कोई गलती मिल गई तो उसकी करेक्टिंगें भी कर दी। अच्छा हो गया, अब हमने इसको ऑर्गेनाइज कर देना है, सारे खाते सेट कर लिए, चीज़ें सेट कर लिए, डे एंड के ऊपर हमने चेक किया, सारों के क्लोजिंग बैलेंस लिख के चेक किए, दोनों को मैच किया, क्योंकि मैंने डबल 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 किया था, तो जितने दाएं साइड का जमा था उतना ही बाएं साइड का जमा था, वो दोनों मैच होना चाहिए। इसी तरह खातों का जो दाएं साइड का जमा था और बाएं साइड का जमा था, बाएं साइड के खाते और दाएं साइड के खातों का जो दोनों का जमा था वो बराबर होना चाहिए, ये चेक कर लूँगा मैं यहाँ। अगर मैच कर रहा है तो मेरी रिपोर्टें भी ठीक बन जाएंगी। तो एनालाइजिंग, जनरलाइजिंग, पोस्टिंग, समराइजिंग, एडजस्टिंग, करेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्लोजिंग एंड फाइनलाइजिंग, बन गए स्टेप्स, सिंपल से स्टेप्स है। सो आज के लेक्चर में, आज के एपिसोड में आपने देखी हैं दो तीन चीज़ें। नंबर वन, हमने देखा ट्रेडमार्क का कि ट्रेडमार्क क्या होता है, हमने समझा ट्रिप्स कन्वेंशन को, पेरिस कन्वेंशन को, ट्रेडमार्क एक्ट 1940 कैसे रिप्लेस हो गया, क्यों रिप्लेस हो गया ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 से। हमने समझा कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लॉज हैं उसका अवामुन्नास को क्या फ़ायदा है, आपको इसके बारे में जानने से क्या फ़ायदा है। फिर हम अकाउंटिंग की साइड पर आ गए, हमने बेसिक अकाउंटिंग की एक बिल्कुल लेमैन ज़ीरो लेवल अंडरस्टैंडिंग ली आज। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझ गए हैं तो आपकी एक बेसिक परत, एक बेसिक बिल्कुल बुनियाद, कपड़े जितनी बारीक मिट्टी की तरह आज मैंने बिछाने की कोशिश की है। कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखें, मुझ तक आपकी राय पहुंचेगी। कोई क्वेश्चन है मुझ तक पहुंचाएं, मैं आंसर थोड़ा सा लेट ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं सबको जवाब दूँ। मेरा नंबर साथ नीचे लिखा होता है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप मुझे इसके कमेंट्स में लिखें। सो कमेंट में मुझे लिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपसे रब्ता कर लूँ। इसके साथ ही आज का एपिसोड हम ख़त्म कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम टैक्सेशन का भी बिल्कुल बेसिक परत बिछा दें। ये तीनों चीज़ें हम इस तरह साथ करके इस एपिसोड्स के सीरीज़ में साथ चलाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।